नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें आयुष विभाग के अधिकारियों को आयुष विभाग की पॉलिसी के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुष विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की कि आयुष के क्षेत्र में उत्तराखंड वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेट बने। इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो रणनीति बनानी है, उसकी प्लानिंग के पहले ही इन्वेस्टर समिट में आए निवेश को उसके अनुरूप धरातल पर उतार जाए। सचिव आयुष डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा पर खरा उतरने का काम आयुष विभाग की तरफ से किया जाएगा। वेलनेस के क्षेत्र में, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए इन्वेस्टर समिट में, तो उन्होंने वेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो टूरिस्ट या जो लोग यहाँ पे शादियों के लिए या इस तरह के बड़े आयोजन के लिए आए, उनको भी वेलनेस की पूरी फैसिलिटी मिले। तो ऐसे रिजॉर्ट और ऐसे होटल्स के आसपास भी वेलनेस के सेटअप किए जाएं। तो हम लोग उस पर भी टूरिज्म से और बाकी डिपार्टमेंट से इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। यमुनोत्री को पृथक जनपद बनाने को लेकर एक बार फिर से मांग उठने लगी है। पृथक जनपद निर्माण संघर्ष समिति और यमुनोत्री जनपद संघर्ष समिति के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने जनपदों के नव निर्माण की मांग एक बार फिर से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के नाम तहसील के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। 2011 में तत्कालीन बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अगस्त को देहरादून में पृथक जनपद यमुनोत्री, रानीखेत, डीडीहाट और कोटद्वार को नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बावजूद भी अभी तक नए जिले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब लोग मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। ये जो मांग है, ये पृथक जनपद की हमारी बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि जिले से जो है यमुना घाटी के जो कुछ गांव है, क्षेत्र है, वो बहुत दूर है। इसलिए हम जो है पहले से ही मांग करते आ रहे हैं कि अलग जिला जो है बनाया जाए। 2011 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय निशंक जी ने जो है घोषणा की थी, और उसके बाद जो है यहाँ की जनता को लगा कि अब हमारे जिले शायद बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुई, और सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक जो है उन जिलों पर जो है कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए हमने कई बार जो है आंदोलन किए, भूख हड़ताल की। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की अगुवाई में दिल्ली वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ नैनीताल बैंक का प्रतिनिधिमंडल मिला है। नैनीताल बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय की रखी गई मांग। आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने उनके दिल्ली स्थित आवास में मुलाकात की। अनिल बलूनी ने माननीय मंत्री भगवत कराड़ को बताया कि नैनीताल बैंक 1922 में स्थापित कर एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जो कि एक सदी से भी अधिक समय से उत्तराखंड राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। नैनीताल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल बैंक में 98.57% की हिस्सेदारी रखता है। यह उसके अपने प्रदेश का बैंक है तथा उत्तराखंड की आर्थिक उन्नति के लिए हमेशा अग्रणी रहा है। यदि नैनीताल बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जाता है तो उत्तराखंड को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कालिदास मार्ग में आयोजित दीवार लेखन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अभियान के अंतर्गत जय भाजपा तय भाजपा का नारा दिया। कमल का फूल बनाकर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को दीवार लेखन माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। खबर देहरादून से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के कार्यों के विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई में आने वाली सड़कों के निर्माण का कार्यों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से 250 तक की बसावटों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ रहे हैं। जहां पूर्व में 103 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई थी, जिन पर काम शुरू हो रहा है,
वहीं आज नई 108 सड़कें जिनकी लंबाई 1194 किलोमीटर और उसकी कीमत 978 करोड़ रुपया है, भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। शीघ्र उसकी वित्तीय स्वीकृति हमें मिलेगी और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा और जो हमारे शेष बचे हुए गांव हैं उनको जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे वाइब्रेंट विलेज में पिथौरागढ़ जनपद के टिडानू, सीकू, रोकांग, मार्चा, पाजू, गूंठ, टोला, खिमलिंग 8 गांवों को 5 सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसकी लंबाई 43.96 किलोमीटर है और इसके लिए भी 19 करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्वीकृत किए। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, ग्रामीण विकास मंत्री जी का, क्योंकि ये पैसा हमसे मिला है, अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके प्रयासों से ये राशि हमें उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तर्ज पर, क्योंकि इसमें आबादी का मानक 250 तक है और उससे नीचे के गांव इसमें नहीं आ रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट से उसको हमने प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तय किया है। विपक्ष को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी पीछे छोड़ने के लिए पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई बैठक में तय किया गया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं। आपको बता दें कि पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनाव में ये प्रयोग किया था। देखिए, हम 160 उन सीटों पर बहुत तेज़ी के साथ हमने फोकस किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमने अब तक नहीं जीती, और 302 तो हमने पिछली बार जीती थी, तो 160 वो और 300 ही। तो निश्चित तौर पर अब की बार हम 400 पार करेंगे और जिस प्रकार जनता का उत्साह है, जो हमने कमिटमेंट किए थे उन कमिटमेंट से बढ़कर हमने काम किए हैं। 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे तो पीछे छूट गए हैं, उनको तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो हमने वादे नहीं किए थे उनको भी हमने पूरा किया है। हमने नहीं कहा था कि हम 40 किलोमीटर सड़कें रोजाना बनाएंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है 150 एयरपोर्ट बना देंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे, जो आज से पहले सेना सुरक्षा का जो सामान था उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था लेकिन आज हो रहा है। हमने नहीं कहा था कि हम जो है भारत को इलेक्ट्रॉनिक का हब बना देंगे, आज से पहले जो है मोबाइल आयात होते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने नहीं कहा था उसको भी हमने करके दिखाया है और सारे जो वादे थे हमने पूरे किए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां सरकार ने बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों का बोझ कम करने के लिए हमने एक ठोस पहल की है और इसी सत्र से वह लागू हो जाएगा। सरकार की इस पहल से प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों को भारी भरकम बोझ से राहत मिल पाएगी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर अयोध्या सहित पूरे देश में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में भी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए काफी उत्साहित है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या जाने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके सपने में भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने सबको अयोध्या ले जाने के लिए कहा है। इसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि भगवान राम की उन पर बड़ी कृपा है, भगवान राम उनके सपने में आते हैं और भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं। जी की सभा में लोग आते नहीं है तो पोस्ट उन पे एक माध्यम बनता है और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर, और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं भगवान राम। खबर देहरादून में से सामने आ रही है, जहां श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज को अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण आया है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश से कुछ चुनिंदा गणमान्य व्यक्तियों को शामिल होने का निमंत्रण है, जिसके चलते श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज को भी निमंत्रण भेजा गया है। ऐसे में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज का अयोध्या प्रस्थान प्रस्तावित है।
खबर जयपुर से है, जहां आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में सुभाष चौक पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग सहित कई अन्य विभाग मौजूद रहे। विभागों में लोगों के केंद्र और राज्य सरकार में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ ले सकें। जो आवाजहीन लोग हैं, अनुदान धनराशि भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। खबर देहरादून से है, जहां मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती दिखाई दे रही है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। पिछली सरकार में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद हुई, वो सारी अकेले धामी सरकार में हुई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सवाल किया कि क्या मूल निवास की बात करना कोई अपराध है? इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहां तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं, गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती हैं? क्या ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियां राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। उपनल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, बाहर से लाके भर्ती कर दिए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक में बाहर से लेके भर्ती कर दिए गए। मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बता रहा हूँ, बता दें, इनका जवाब देते जरा, इनकी जांच कर लें। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 2024 विधानसभा चुनाव के मतगणना स्थल जीआईसी पौड़ी का निरीक्षण किया है। उन्होंने नोडल अधिकारी को निर्देशित किया था कि मतगणना स्थल का प्लान बनाकर उसकी रिपोर्ट जल्द लाए। इस दौरान बताया गया कि कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, जिसके निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना कक्ष और स्टॉक रूम के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी रिपोर्ट जल्द लाई जाए। इस संबंध में अभी जो हमारा एक ओपिनियन बन रही है वो ये है कि ट्रेडिशनली चूँकि हम जीआईसी में ही अपना अकाउंटिंग और कलेक्शन का सेंटर बनाते हैं, तो इस संबंध में विस्तृत जो चर्चा हुई मेरी एक्सिन से और एडीओ इलेक्शन से, तो इसके बाद में अभी की जो कंडीशन है उसमें यही फाइनलाइज हम कर रहे हैं कि उसको कलेक्शन सेंटर और अकाउंटिंग सेंटर ट्रेडिशनली जो बनाया गया उसी के साथ हम लोग कैरी ऑन करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विभिन्न विभागों में रोजगार और पेंशन देने की मांग को लेकर इंडिया एसोसिएशन एसएसजी स्वयं सेवक कल्याण समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़कोट नगर क्षेत्र में विशाल प्रदर्शन करते हुए तहसील में एसडीएम से मुलाकात कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा। 2006 से जो है इस आंदोलन को जो है अपने मांगों के प्रति लड़ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मणिपुर के तर्ज पर जो हमारे साथियों को जो सुविधाएं वहाँ मिली, वही सुविधाएं के तर्ज पर जो है हम लोगों ने संगठन बनाए अपने उत्तराखंड के लिए, के गुरलाओं के लिए या अन्य राज्यों के लिए जो भी हमारा गुरला वंचित था। इसी संदेश को जो हमने गवर्नमेंट को भेजा कि वो जो है हमारी मांगों को जो है उसी तर्ज पर दें, और जो हमारे लायक सेवा है वो हम उस सेवा को करने के लिए तैयार हैं। हमने जो है बीजेपी सरकार पर बहुत भरोसा जताया, लेकिन 18 साल बीत जाने पर भी जो है अभी तक जो है हमारी कोई शुद्धि नहीं ली जा रही है, और हम जो है उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। बार बार हमने कभी भी सरकार का जो है कभी विरोध नहीं किया, फिर भी हम अनुरोध करें कि हमारा जो है मतलब बनाई हुई सरकार है, क्योंकि जिस पेड़ को लगाया जाता है उस पेड़ की जो है। खबर हरिद्वार से है, जहां डीएम और एसएसपी ने गरीबों को कंबल बांटे हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए निकले डीएम धीराज सिंह गबरियाल ने एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने गंगा घाट पर सो रहे करीब
गरीबों को कंबल बांटे, साथ ही साथ चाय और बिस्किट भी खाने के लिए दी गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम और एसएसपी के हाथों कंबल पाने वाले लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया है। डीएम ने जानकारी दी कि लोगों को सर्दी से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में कई स्थानों पर अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। इस पर देखिए कुछ दिनों से लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी आप देख ही रहे हैं, तो उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए शासन के भी निर्देश हैं, इसलिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे कई लोग ऐसे तो नहीं जो खुली आसमान में सो रहे हों, और जो लोग सो भी रहे हैं अगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको हम लोग रैन बसेरा में भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यात्री भी हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और ठंड की वजह से एक कोने में आग सेक रहे हैं, तो उन लोग को हम लोग कंबल बांट रहे हैं। और ये पूरा अभियान हमारा ये केवल हर की पौड़ी क्षेत्र में ही नहीं है, पूरे जनपद में चल रहा है और लगभग 150 स्थानों पर हम लोग अलाव जला रहे हैं। जितने सब डिविजन्स में एसडीएम सीओज हैं, संयुक्त रूप से नगर पालिकाएँ ये अभियान में शामिल हैं। तो ये लगातार ही हमारा अभियान जब तक ये ठंड बढ़ती रहेगी तब तक ये हमारा चलता है। और इसके बाद आइए आपको सीधी लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर उपस्थित हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राज्य युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड राज्य में लगातार युवाओं के उन्नयन के लिए, खेलों को बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी इस विधानसभा क्षेत्र में जहां एक कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम इन्हीं के क्षेत्र में होते हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण श्री जितेंद्र सोनकर जी एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे अतिथिगण इस युवा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी लोक कलाकार, सभी रंगकर्मी, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, हमारे युवा मंगल दल, महिला मंगल दल एवं समस्त युवा महोत्सव में भाग लेने वाले हमारे सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, आए हुए सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज इस भव्य महोत्सव के लिए और इसके आयोजन के लिए, जो कि मैं देख रहा हूं बहुत ही बृहद स्तर पर आज पूरा पंडाल, इसके अंदर अनेकों टेंटों में अनेक प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, बहुत ही भव्य और बहुत शानदार उत्साहवर्धन करने वाला इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को ढेरों सारी बधाइयां देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही युवा महोत्सव में जो हमारे चयनित कलाकार हैं और उनके दल हैं, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आपसे प्रेरित होकर प्रदेश के अधिक से अधिक युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छे काम करके वो हम सबको गौरव प्रदान करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाके नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में सफल होने वाले जो कलाकार हैं वो महाराष्ट्र में इसी माह शुरू होने वाले
राष्ट्रीय युवा महोत्सव में, जिसके बारे में अभी रेखा जी बता रही थी 12 तारीख को हो रहा है, उसमें हमारे राज्य का देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये सभी प्रतिभाशाली कलाकार महाराष्ट्र में भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम, देवभूमि का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का कार्य करेंगे। इस वर्ष का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम है यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है और यह थीम हमारे राज्य के जो युवा हैं उन पर बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के युवा अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। आपने देखा होगा विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे युवा नौजवान आज अनेकों माध्यमों से जो स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जहां स्वरोजगार को अपनाकर अपने रोजगार को स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि युवाओं को अपने उद्यमों को विकसित करने के लिए जो 3 मुख्य अवयवों की आवश्यकता होती है, उसमें पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव, यानी कि उनके साथ कितनी आत्मीयता है, कितना आपका तालमेल है, कितनी आपके साथ उनकी स्वीकारता और आपस में मेल मिलाप है। तो आपके पास पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव होगा तो आप नौकरी पाने के साथ साथ ये जो हम नौकरी देने वालों की बात कर रहे हैं वो नौकरी देने वाले भी आप बन सकेंगे, यानी कि रोजगार के साथ साथ लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जो भाग लेने के लिए हमारे ब्लॉक स्तर से युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले हैं और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं आई हैं उनको एक अपना एक मंच उनको मिला है और उनको विशेष रूप से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिससे ग्रास रूट लेवल पर हमारे प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, सामान्य परिवारों में जो पैदा हुए हैं, उनको भी अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न एवं सामर्थ्यवान हैं, बल्कि बहुत परिश्रमी भी हैं, बहुत मेहनती हैं। मेरे युवा मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश का या राज्य का जो भविष्य है वो आप सब पर निर्भर है, आप सबकी शक्ति पर निर्भर है, आप सबकी प्रतिभा और आप सबकी परिश्रम पर निर्भर है। आप लोग ही आने वाले समय में पूरे देश की ताकत हैं। आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो युवा शक्ति है और हमारा देश एक युवा देश है, क्योंकि आज भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है, यानी कि जन भी युवा है और मन भी युवा है। भारत में सामर्थ्य से भी युवा है और भारत अपने सपनों से भी युवा है, भारत अपने चिंतन से भी युवा है और भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है और भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारतवर्ष वह देश है जिसकी जो प्राचीनता है उस प्राचीनता में भी नवीनता है। भारत वो है जो सनातन के साथ चला है और सनातन वो है जो पुराना भी नहीं है, नया भी नहीं है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहने वाला है, हमेशा चलने वाला है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं भारत का अनुसरण कर रही है, भारत के रूप का इंतजार कर रही है।
आज का भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य भी उसमें दिखाई देता है। साथियों, भारत के पास दो असीम ताकतें हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास इतनी युवा शक्ति होती है, उसकी क्षमताओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। और भारत के पास सौभाग्य से जहां डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी दोनों ही हैं, वहीं भारत के पास हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, और उस नेतृत्व में आज न्यू इंडिया का मंत्र है, जिसमें ये संकल्प है कि मुकाबला करो और जीतो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी नींव आप सभी युवा हैं। मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात सभी युवाओं की आकांक्षाओं और जो उनकी चुनौतियां हैं, वो भली भांति हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं, और हम भी उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को आज अंगीकार करते हुए अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से कृत संकल्पित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवानों को, युवाओं को आगे बढ़ाना है। आज का नया भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने युवाओं की सहायता के लिए और उनके सहयोग के लिए, उनके उन्नयन के लिए हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के भी अपने सभी युवा नौजवानों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी स्तर पर भी कहीं पर कोई अन्याय नहीं होने देंगे। तो आप सुन पा रहे थे देहरादून से युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।